सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड यानी डीसीए में डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के इस शानदार सेशन में। दोस्तों, आज का सेशन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के सेशन में हम उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्या क्या टॉपिक होने वाला है आज के इस सेशन के अंदर, थोड़ा उसकी झलकियाँ हम देख लेते हैं। दोस्तों, आज यानी 4 जनवरी को विश्व लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है, तो उस पर एक छोटा सा कंसेप्ट देंगे, क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की कहानी क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई है। साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों कि भारत 26 जनवरी 2025 को अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, तो हर एक साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई ना कोई मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेते हैं। तो इस बार किस देश के मुख्य अतिथि हिस्सा ले रहे हैं, यानी गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर परेड पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे और उस देश के बारे में विकिपीडिया जानेंगे, उस देश से भारत का किस प्रकार का संबंध है, उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में आपसे हम सवाल पूछेंगे जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज की शानदार जानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। शिक्षा एक वृक्ष है। शिक्षा क्या है दोस्तों? एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। शिक्षा क्या है दोस्तों? एक वृक्ष है जो दिल में यहाँ पर क्या आता है, उगता है, दिमाग में फलता है और जुबान से क्या देता है, फल देता है। तो इस मोटिवेशनल कोटेशन से आपको ये कोटेशन बताया गया है शिक्षा के ऊपर ही केंद्रित है, यानी आज की इस पीढ़ी में शिक्षा का महत्व कितना है, एक आम आदमी के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है, इस चीज़ को यहाँ पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। तो चलिए अगला जो मेरा टॉपिक आ रहा है, पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न, यानी पिछले क्लास में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था, वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है, उसका उत्तर क्या होगा। तो हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंधक निदेशक के रूप में अमिताभ चटर्जी जी को नियुक्त किया गया। अब आते हैं आज के इस शानदार सेशन पर, और सेशन का पहला क्वेश्चन जैसा मेरा दिवस से रहता है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, समझते हैं। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इस पर चर्चा होगा, विगतवार चर्चा होगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्व ब्रेल दिवस क्या है दोस्तों। तो ये अंधों की पढ़ने वाली मशीन है। क्या है दोस्तों? जो भी अंधे व्यक्ति होते हैं उनकी पढ़ने वाली एक क्या है, मशीन है दोस्तों। अब ये लुई ब्रेल नामक व्यक्ति ने बनाया था। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर एक साल उनके सम्मान में हम लोग क्या मनाते हैं, 4 जनवरी को क्या मनाते हैं, विश्व ब्रेल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब 4 जनवरी 1809 ईस्वी को, 4 जनवरी 1809 ईस्वी को फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था दोस्तों? फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, हर एक साल ये एक नई थीम के साथ मनाई जाती है, हर एक साल एक नई थीम के साथ मनाई जाती है। इस बार की जो थीम है दोस्तों, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूशंस एंड डिलीवरी। इस साल की क्या थीम है? एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूशंस एंड डिलीवरी। अब आते हैं इसके नए पेज पे, और नया पेज पे क्या क्वेश्चन है कि लुई ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है। लुई ब्रेल दिवस है वो क्यों मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों, हर साल 4 जनवरी का दिन दुनिया भर में ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी जानते हैं इस दिन का उन लोगों के लिए खास महत्व होता है जो देख पाने में असमर्थ है, यूँ कहा जाए कि वे आँख से अंधे हैं, है ना सर। विश्व ब्रेल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन लोगों की जिंदगी के चैलेंज, उनके अधिकारों, उनके प्रति समानता का भाव रखना, इसी के बारे में जागरूकता फैलाना है। विश्व ब्रेल दिवस लुईस ब्रेल, यहाँ पॉइंट नोट कीजिएगा, लुईस ब्रेल के जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लुईस ब्रेल ही वह शख्स
थे जिन्होंने दृष्टिहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था, जिससे वो भी पढ़ लिख कर समाज में कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो जो नेत्रहीन होते हैं, दृष्टिहीन होते हैं, समाज में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए ही इस लिपि का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा? लुइस ब्रेल के द्वारा। और लुइस, बहुत ही रोचक कहानी है, अगले पेज पर आएगी। क्या लुइस ब्रेल अंधे थे? अंधे थे तब ना आविष्कार किए, नहीं अंधे रहते तो थोड़े आविष्कार कर देते। आइए अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला पेज क्या है? अगला पेज पर कह रहा है दोस्तों कि विश्व ब्रेल दिवस की कैसे हुई थी शुरुआत। विश्व ब्रेल दिवस की कैसे हुई थी शुरुआत? तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को, कब दोस्तों? 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 6 नवंबर 2018 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें हर साल 4 जनवरी को ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुइस ब्रेल के जन्मदिवस यानी 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसका निर्णय कब लिया गया था दोस्तों? 6 नवंबर 2018 को। पहली बार इस दिन को 4 जनवरी 2019 को मनाया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे एग्जामिनर कि लुइस ब्रेल दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो 4 जनवरी 2019 से, यानी इसको हम ज़्यादा दिन से नहीं मना रहे हैं, 2019 ईस्वी से मना रहे हैं। नेत्रहीन लोगों के लिए ब्रेल लिपि एक बहुत बड़ी खोज साबित हुई और इसकी मदद से ऐसे लोग की पढ़ाई महरूम हो पाई। यानी जब इसका आविष्कार हो गया तो जितने भी नेत्रहीन लोग थे उनके अंदर एक आशा की नई किरण जगी और वे लोग भी अपनी ज़िंदगी को, अपने पढ़ाई को, चूँकि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। अगर किसी नेत्रहीन के अंदर भी शिक्षा की अलख जग जाती है, शिक्षा आ जाता है, तो वो भी इस समाज की बुराइयों से लड़ सकता है और समाज में एक अव्वल दर्जा का स्थान प्राप्त कर सकता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार कैसे हुआ था। बड़ा ही रोचक कहानी है दोस्तों। लुइस ब्रेल के पिता साइमन रेले ब्रेल शाही घोड़ों के लिए काठी एवं जीन बनाने का काम करते थे। लुइस ब्रेल के पिता कौन थे दोस्तों? साइमन रेले थे। साइमन रेले ब्रेल थे जो उस समय के फ्रांस के थे दोस्तों। शाही घोड़ों के लिए काठी एवं जीन बनाने का काम यह करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी होने की वजह से 3 साल के उम्र से ही लुइस भी इस काम में अपने पिता का हाथ क्या लगे थे? बटाने लगे थे। यानी जो पारिवारिक स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, वो ठीक नहीं थी, इसीलिए लुइस ब्रेल 3 साल की उम्र में ही अपने पिता का क्या किए? हाथ बटाने लगे। एक दिन काम करते हुए उनकी एक आंख में चाकू घुस गया था, जिससे उन्होंने एक आंख से दिखना बंद हो गया। धीरे धीरे उनकी दूसरी आंख में भी परेशानी बढ़ने लगी और उसके चलते दूसरी आंखों की रोशनी भी चली गई। 8 साल की उम्र में ही वे लुइस अंधे हो गए। यानी लुइस ब्रेल थे दोस्तों, वो शुरू से यानी बचपन से अंधे नहीं थे। 3 साल की उम्र में काम करने के दौरान उनके आंख में चाकू लग गई, जिसके चलते हुए अंधे हो गए। धीरे धीरे समय का पहिया बढ़ता गया, दूसरी आंख में भी तकलीफ हुआ और 8 साल की उम्र में दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद लुइस ब्रेल को पढ़ाई के लिए नेत्रहीन लोगों के स्कूल में एडमिशन कराया गया, जहां उन्हें आर्मी की एक ऐसी लिखावट के बारे में पता चला जिसे अंधेरे में भी उंगलियों की मदद से क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। इस आइडिया से उन्होंने ब्रेल लिपि के आविष्कार की प्रेरणा मिली थी। तो ये लुइस ब्रेल के बारे में संक्षिप्त सा नोट था दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सारे व्हाट्सएप चैनलों में क्या कीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे दोस्तों कि हाल ही में DRDO ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है। तो DRDO दोस्तों डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये DRDO का फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में DRDO भवन में है। इसका मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अब जानते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, यानी DRDO का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो 1 जनवरी, इसका गठन 1 जनवरी 1958 ईस्वी को। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1958 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। अभी वर्तमान में यानी ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? जो DRDO है दोस्तों, किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। किसके? रक्षा मंत्रालय के। रक्षा मंत्रालय
के अधीन काम करता है, अधीन काम करता है। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन क्या करता है दोस्तों, काम करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है दोस्तों। तो इसने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है, तो 1 जनवरी को मनाया है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 जनवरी हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में नया बैंकेट ई नीलामी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों इस पोर्टल को वित्त मंत्रालय के द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल की खासियत है कि जो बैंक की नीलामी की प्रक्रिया होती है दोस्तों, जैसे बैंक से कोई व्यक्ति कर्जा ले लेता, कर्जा नहीं चुका पाने के कारण उसके संपत्ति को जब्त कर लिया जाता, पुनः उनके संपत्ति को नीलामी करके उनसे पैसा वसूल, अब बैंक अपना पैसा वसूल करती है। तो इस पोर्टल के जरिए से दोस्तों आप उस नीलामी की प्रक्रिया को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, अभी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है। उसके बाद अभी एक और क्वेश्चन आपको बताया गया था दोस्तों वित्त सचिव के बारे में। वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में, वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के रूप में, सचिव कौन नियुक्त हुए। तो अभी वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। और वित्त सचिव कौन नियुक्त हुए दोस्तों वर्तमान में, अभी अरुणीश चावला कौन नियुक्त हुए हैं, अरुणीश चावला नियुक्त हुए हैं दोस्तों वित्त सचिव अभी वर्तमान में। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि हाल ही में तेलंगाना सरकार ने ऊर्जा नवीकरणीय का लक्ष्य कब तक रखा है। तो दोस्तों अभी तेलंगाना गवर्नमेंट ने ऊर्जा नवीकरणीय का लक्ष्य 2030 तक रखा है। कब तक रखा है दोस्तों, 2030 तक रखा है। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ कुछ फैक्ट है जिसको आप नोट कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के गृह सचिव के रूप में संजय प्रसाद को नियुक्त किया गया है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कुछ प्रमुख नियुक्तियां। कल के क्लास में इस पर संपूर्ण चर्चा हुआ था दोस्तों, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या एक बार इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हो। अगला है कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कितने देशों की डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। तो अभी दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा 5 देशों पर, कितने देशों पर, 5 देशों पर अभी डिजिटल प्लेटों पर एंटी डंपिंग क्या लगाई है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। और 5 देश कौन है, तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और वियतनाम। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और ताइवान अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है कि हाल ही में देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स कहाँ आयोजित किया गया है। तो जामनगर, गुजरात में। कहाँ दोस्तों, जामनगर, गुजरात में इसका आयोजन किया गया। ये भारत में पहली बार तटीय इलाके में जो पक्षी रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, उनकी जनगणना की जाएगी। यानी तटीय
इलाकों की पक्षियों की गणना तटीय इलाकों के पक्षियों की गणना क्या की जाएगी, इसमें की जाएगी। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जामनगर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है। तो दोस्तों अभी अजय कुमार भल्ला, कौन दोस्तों, अजय कुमार भल्ला अभी मणिपुर में, कहाँ, मणिपुर के राज्यपाल के रूप में इन्होंने क्या किया है, शपथ लिया है। पिछले महीनों 5 स्टेट के राज्यपाल की नियुक्तियां हुई थी, जिसमें मणिपुर, केरल, बिहार, उड़ीसा और एक और राज्य था आपका, कोई माइंड मिस कर रहे हैं, एक और राज्य था जिसमें 5 राज्यों में राज्यपाल की नियुक्तियां हुई थी दोस्तों। तो अभी अजय कुमार भल्ला जी ने इन्होंने शपथ ले ली है मणिपुर के राज्यपाल के रूप में। अब आते हैं मणिपुर राज्य के बारे में कुछ फैक्ट है यहाँ पे दोस्तों। तो डी कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है डी कृष्ण कुमार। मणिकुमार में निंगोल चक्काबो उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। मणिपुर का एंड्रो गांव 2024 का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव बना है। भारत के पूर्वोत्तर में मणिपुर में उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। मणिपुर सरकार ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान शुरू किया है। 9 में 23 चरमपंथी संगठनों को गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। वार्षिक उत्सव मेरा होच गोम्बा मणिपुर में मनाया जाता है और जस्टिस सिद्धार्थ मुर्दुल मणिपुर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये मणिपुर राज्य से संबंधित वन लाइनर है। अब आते हैं हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया है। तो दोस्तों कोयम्बटूर के वैज्ञानिकों के द्वारा गन्ने के रस का पाउडर तैयार किया गया है। इस पाउडर के माध्यम से आप गन्ना का जो रस है 365 दिन प्राप्त कर सकते हैं, यानी सीजन में तो गन्ना का रस से प्राप्त हो जाएगा। ऐसे में आपको अगर पीने का मन है, गन्ना का रस पीने का मन है, तो उस गिलास में पाउडर डालना है और उसमें 200 ml पानी मिला के घोल के पी लेना है। वो गन्ने के रस से बना पाउडर है दोस्तों। तो ये कोयम्बटूर के गन्ना वैज्ञानिकों ने इसको तैयार किया है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है। लखनऊ। कहाँ है दोस्तों, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है लखनऊ। अच्छा एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है, यानी पूरे भारत में सबसे अधिक जो चीनी मिलों की संख्या है वो महाराष्ट्र में है। किस राज्य में है दोस्तों, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है। चीनी उत्पादक में अग्रणी राज्य कौन सा है दोस्तों। तो ये डाटा दोस्तों हर एक साल चेंज होते रहता है। तो कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश, कभी उत्तर प्रदेश, कभी महाराष्ट्र। तो अभी जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें यूपी प्रथम स्थान पे है। कौन दोस्तों है, यूपी है। ध्यान रखिएगा ये डाटा आपका चेंज नहीं होता है, यानी सबसे अधिक चीनी मिल किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र राज्य में। सबसे अधिक चीनी मिल महाराष्ट्र राज्य में है। और चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये लखनऊ में है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है दोस्तों कि 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। तो दोस्तों 26 जनवरी 2025 गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हर एक साल किसी न किसी देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। तो जो इस बार के राष्ट्रपति आने वाले हैं वे इंडोनेशिया से आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं। कौन है, प्रोबोवो सुबियांटो। प्रोबोवो सुबियांटो इस बार गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पेश करेंगे। अब दोस्तों इंडोनेशिया है, तो चलिए चर्चा करते हैं इंडोनेशिया और भारत के संबंधों के बारे में। क्या है इंडोनेशिया और भारत के संबंध, क्या है इंडोनेशिया की जियोग्राफिकल हिस्ट्री दोस्तों। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, ये जो है यही राष्ट्रपति आपको मुख्य अतिथि के तौर पर आने वाले हैं। और ये जो मैप दिख रहा है इंडोनेशिया का मैप है दोस्तों। यह एक द्वीपों पर बसा शहर है। क्या है, द्वीपों पर बसा शहर है जिसकी राजधानी कहाँ है, जकार्ता है। यानी इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो जकार्ता है। द्वीपों की कुल संख्या की बात की जाए तो 17,508 है। यानी इंडोनेशिया में द्वीपों की कुल संख्या की बात अगर करते हैं तो 17,508 है। कुल आबादी 40 करोड़ है, जो कि पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है। पूरे विश्व में
चौथा स्थान पर, चौथे स्थान पर। जातीय समूह की बात की जाए यानी वहाँ पे कितनी जातियों का समूह निवास करता है, लगभग तो लगभग 1300, कितना 1300। और सबसे बड़ा जो जातीय समूह है दोस्तों वो जावानीस है। कौन है सबसे बड़ा जातीय समूह, कौन है, जावानीस है। सांस्कृतिक संबंध की बात की जाए, भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक संबंध के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो बोरोबुदुर मंदिर वहाँ का अति प्राचीन मंदिर और प्राम्बन मंदिर, ये दोनों मंदिर इंडोनेशिया के हिंदू मंदिर है और अति प्राचीन मंदिर है। इंडोनेशिया के स्वतंत्रता में भारत का योगदान काफ़ी रहा है दोस्तों, और इंडोनेशिया और भारत का संबंध है वो काफ़ी अच्छा मैत्रीपूर्ण रहा है। बात अगर करते हैं सैन्य शक्ति अभ्यास की, तो क्या भारत और इंडोनेशिया के बीच में कोई सैन्य शक्ति अभ्यास होता है? तो जी हाँ, दो प्रकार के सैन्य शक्ति अभ्यास होते हैं। एक गरुड़ शक्ति होता है दोस्तों और एक समुद्र शक्ति होता है। कौन होता है? एक गरुड़ शक्ति और एक समुद्र शक्ति। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होने वाले ये दो मुख्य युद्ध अभ्यास है। राष्ट्रपति की अगर बात की जाए तो प्रोबोआ सुबियाटो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो इस बार 26 जनवरी में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। अब आपसे एक और प्रश्न आपके सामने आना चाहिए दोस्तों, क्या इससे पहले कोई इंडोनेशियाई राष्ट्रपति भारत में गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि हुए हैं? तो जी बिल्कुल हुए हैं। 1950 में वहाँ के राष्ट्रपति आए थे। कब आए थे दोस्तों? 1950 में आए थे। यानी ये जो संबंध चल रहा है दोस्तों, ये आज का संबंध नहीं है, ये वर्षों बहुत पुराना संबंध है दोस्तों। उसके बाद 2011 और 2018 में आए हैं। 2011 और 2018 में आए हैं। अब 2025 में वो क्या है, आने वाले हैं। 2011 और 2018 में आए हैं और अब वह 2025 में भी क्या है दोस्तों, आने वाले हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ये इंडोनेशिया के बारे में कुछ साक्ष्य है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर अगर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अब आते हैं आज के सवाल पर। हाल ही में किसने UIDAI के CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो कल इस क्वेश्चन पर काफ़ी चर्चा हुआ था। अगर इस क्वेश्चन का CEO आपको याद हो तो फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है दोस्तों। UDI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों। इसके CEO इनके CEO नए रूप से नियुक्त किए गए हैं, उसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। अब चलते हैं फटाफट अंदाज में पिछले क्लास का रिवीजन करा देते हैं आपको कि हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो 1 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों। हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 2 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो यह बिहार राज्य सरकार ने लिया है। उसके बाद वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने दोस्तों 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश ने महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने दोस्तों महिलाओं के पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद हाल ही में वावधराद किस राज्य का नया जिला बना है? तो गुजरात राज्य का नया जिला दोस्तों बना है। वावधराद ये गुजरात राज्य का 34वां जिला है। हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाले हैं? तो जितेंद्र मिश्रा जी संभाले हैं। किस राज्य में पौधों के संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की गई? तो उत्तराखंड में 2025 में महाभारत वाटिका और 2024 में रामायण वाटिका। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की गई है? तो न्यू दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। तो ये दोस्तों आज का मेरा सेशन है, ये सेशन यही समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो ठंड से भी बचना है और पढ़ाई को भी अपना जारी रखना है। नमस्कार साथ।